बाजार बोलता है, इसमें एफआईजीआई का डेटा देख लेते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे हम टॉप गेनर्स लूजर्स और ग्लोबल इंडिसेस पर। देखिए, इस समय अगर देखें तो एफआईज ने कल भी मार्केट में सेलिंग ही की थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं थी। उसके पीछे एक रीज़न था कि कल हमने देखा कि जीएसटी रेट कट का एक फ़ायदा मिला। 106 करोड़ की सेलिंग एफआईज की तरफ से, डीआईज की तरफ से 2233 करोड़ रुपए की बाइंग। तो एक इम्पैक्ट ये है कि ओवरऑल मार्केट तेज होने के बावजूद कल ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला। कल यही चर्चा हो रही थी कि आखिर में माल बेचा किसने। एफआईज का डेटा इतना ख़राब नहीं था, डीआईज प्लस में थे, तो माल ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग किसने की है। तो हो सकता है एचएनआईज ने कुछ की हो, जिनका डेटा इस पूरे दोनों ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं आता है। एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह से है। अमेरिका से शुरुआत करते हैं। अमेरिका कल करीब 0.25% बढ़कर बंद हुआ। शंघाई हैंसेंग, निक्केई, कोस्पी सभी में ग्रीन मार्क बना हुआ है, लेकिन आधा परसेंट के आसपास ही तीनों इंडिसेस तेज हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर और लूजर कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो एवेंटेल करीब 12% ऊपर, फर्स्ट क्राई 6.25%, एसकेएफ इंडिया, मॉस्टशिप, सनटेक का यहाँ पर करीब 5.5% का उछाल। मॉस्टशिप में आज लगातार दूसरा दिन है, जबकि एक तेज उछाल देखने के लिए मिला है। कल भी ये काउंटर करीब 195 की रेंज से 225 के आसपास बंद हुआ, आज करीब 10 रुपये ऊपर और चल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर कि गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ओला इलेक्ट्रिक का 4.25% नीचे, इसमें जो एक जापानी इन्वेस्टर हैं उनके करीब 2% हिस्सा बिक्री की खबर थी, जिसकी वजह से कल हमने टूटते हुए देखा। कल ही उन्होंने माल बेचा 4.5%, आज भी ये नीचे है। एवीएल करीब 2.25%, आईटीसी 2%, इमामी करीब 2%, पारादीप फॉस्फेट करीब 2%। तो सभी काउंटर में एक 2 से 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर आज के लिए यही है कि आईटी शेयरों में जो गिरावट आई है उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं दूसरी खबर की तरफ चलता हूं। बाजार में इस समय देखें तो जो एक इम्पॉर्टेंट हलचल है वो टेस्ला के आने से भी है। टेस्ला की चीन में एक फैक्ट्री है, जो बड़ी फैक्ट्री है, उसका विजिट किया भारतीय अधिकारियों ने। और अब खबरें ये हैं कि टेस्ला का जो कार का इंपोर्ट है भारत चाइना से कर सकता है। जो चाइना मेड कार होंगी टेस्ला की, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। टेस्ला अपनी कार मॉडल वाई भारत में बेचने की प्लान कर रहा है। उन्होंने कुछ शोरूम भी खोले 1-2, तो उस पर उसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन ऑटो शेयरों पर। प्रशांत सर, क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है अगर हमने चाइना से टेस्ला की कार इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े शेयर जो जैसे टाटा मोटर्स हैं, जो लग्जरी कार में ही उनको टक्कर देते हैं। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं जो लग्जरी सेगमेंट में जा रही थी धीरे धीरे, लाइक मारुति, हुंडई और M&M ऑलरेडी एसयूवी के जरिए थोड़ा सा उस सेगमेंट को कैटर कर रहा है। कितना इम्पैक्ट होगा सर? प्लीज अनम्यूट। या जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। सो मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो मैं देख नहीं रहा हूँ, बिकॉज 2-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा था जहाँ पे ओनली 600 यूनिट्स बुकिंग आई थी टेस्ला के लिए, जब से ये जो बॉम्बे में उनका शोरूम खुला है। और उनका एक्सपेक्टेशंस था 1000+, 1200+ तक आने की, बट जिस तरीके से इंक्वायरीज देखी थी, और उन्होंने शिपमेंट का भी 300 से लेकर 500 पर मंथ शिपमेंट के हिसाब से उन्होंने पूरा लॉजिस्टिक्स प्लान किया था। तो एक्चुअली दे हैव फेल्ड to get such kind of traction in the Indian markets। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो यूएस से आए या चाइना से आए, टेस्ला का जो मोमेंटम है वो बहुत स्लो ही रहेगा। जिस तरीके से 600 ही गाड़ी बुकिंग आई है, आई थिंक वो आते आते 2-3 महीने लग जाएंगे, शायद दिवाली तक उनके पहले डिलीवरीज हो सकते हैं इंडिया में। सो डिमांड जो टेस्ला का है और जो इम्पैक्ट इंडियन हायर ईवीज या हायर सेगमेंट कार्स में आने, मुझे लगता नहीं मीनिंगफुल इम्पैक्ट कुछ भी नहीं रहेगा। जो टेस्ला ले रहा है, आई थिंक top 1000 top 2000 families in India, they will try to see this। but जिस तरीके से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, जिस तरीके से ट्रैफिक्स है मेट्रोस में, तो आई थिंक ये टेस्ला उसको जो सस्टेन नहीं कर पाएगा उस चीज के लिए। तो आई डोंट थिंक एनी बिग इम्पैक्ट। बट अगेन आप देखो, M&M इज डूइंग रियली गुड। जिस तरीके से अभी ये रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म में जो ऑटो सेक्टर्स के लिए मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट बेनिफिट टुवर्ड्स दी जीएसटी वुड बी ऑटो एज वेल एज ऑन दी एफएमसीजी। तो ऑटो इज डूइंग रियली गुड। आज भी आप देखो M&M ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, टीवीएस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो टेस्ला का इम्पैक्ट वेरी मीनिंगफुल, वेरी न्यूट्रल रहेगा, बट नॉट इम्पैक्टिंग बिग इन इंडियन ऑटो इंडस्ट्रीज।
जी, ठीक है सर। तो ये कुछ एक खबरें जो कि आजकल ऑटो शेयरों पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रही हैं, लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है वो है सर डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में अगर देखें तो ड्रोन पर भी जीएसटी 28% से घटकर 5% हुआ है। कैमरा जिन ड्रोन्स में लगे हुए हैं उन पर जीएसटी 28% थी पहले। अब जो कैमरा लगे ड्रोन पर पहले जीएसटी 28% थी, अब वो 5% हो गई है। पहले जो बिना कैमरे वाले ड्रोन होते थे उन पे ऑलरेडी जीएसटी 5% थी, तो अब दोनों कैटेगरी पर 5-5% हो गई है। तो जो कैमरा लगाने वाले ड्रोन थे वो जनरली शादियों में और जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते थे, और जो बिना कैमरे वाले ड्रोन्स होते थे वो जनरली वॉर एरिया में कई बार यूज़ होते थे। लेकिन इसमें 3 कंपनियां मेजरली काम करती हैं, मैपमाई इंडिया, आइडिया फोर्ज और पारस डिफेंस। सर, पारस डिफेंस और आइडिया फोर्ज ये तो पूरी तरह से डिफेंस कैटेगरी में मानी ही जाती हैं, लेकिन मैपमाई इंडिया जैसी कंपनियां भी जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ड्रोन बनाती थी, अब उनके लिए भी जीएसटी कम हो जाएगा। सर, वैसे तीनों कंपनियों पर आप किस तरह से देख रहे हैं आउटलुक, और मैपमाई इंडिया पर खास तौर से? देखो, तीनों कंपनी में मुझे कंसर्न सिर्फ अर्निंग्स पे है। जिस तरीके से मैं अगर मैप माई इंडिया का देखता हूँ, वहां पे भी अर्निंग्स मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल, बहुत स्टेबल है। आइडिया फोर्ज में मैं जो लास्ट मैंने जब देखा था वो भी वहां पे भी अर्निंग्स कंसर्न ही थे। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी ये जो डिफेंस सेक्टर है वो भी ड्रोन जैसे सेगमेंट में आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज भी ड्रोन के इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आइडिया तो पहले से है ही है इसके अंदर, बट अगेन वैल्यूएशन इज ए कंसर्न। पारस डिफेंस कैन बी ए बेटर पिक आज के हिसाब से देखते हैं अगर तीनों अगर कंपेयर करना है। बट अगेन वहां पे भी वैल्यूएशंस वाइज थोड़ा सा मुझे कंसर्न अभी भी राइज है। मार्जिन वाइज थोड़े से अंडर प्रेशर है। लास्ट 5-6 महीने के 5-6 क्वार्टर के भी नीचे उसके मार्जिन आ चुके हैं लास्ट जून के। तो एग्जीक्यूशन इज ए मेजर कंसर्न जो मैं डिफेंस कंपनीज में देख रहा हूँ, इन डिफेंस कंपनीज में। बट कोई फ्रेश बाइंग कोई भी स्टॉक लग नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई भी फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक नहीं लग रहा सर आपको। सर, ओवरऑल वैसे डिफेंस सेक्टर में आपकी क्या राय है? देखो, डिफेंस में मैं जो थोड़ा सा बुलिश हुआ हूँ शिपिंग कंपनीज में, जिस तरीके से जीआरएससी हो, मैज़गान डॉक हो या कोचिन हो, तीनों मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट आ चुका है। टेक्निकल लेवल्स पे भी मुझे लगता है कि स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं। और आई थिंक जिस तरीके से ग्लोबल स्पेस में जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो मिल रहा है, मुझे लगता है शिपिंग कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे मुझे ज्यादा मोमेंटम लग रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज, टेक्निकल वाइज तीनों कंपनी मुझे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अगला सर जो खबर है वो भी डिफेंस वाली ही कंपनी पर है, एचएएल। एचएएल जल्द 2 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी दे देगा भारत सरकार को, और जो उनको ऑर्डर मिला था उसके तहत। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहला होगा ऑर्डर जो कि उन्होंने पूरा किया तेजस विमान का, और अब डिलीवरी टाइम आ गया। और डिलीवरी में देरी क्यों हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि जी से, जो जनरल इलेक्ट्रिक है अमेरिका की कंपनी, उससे प्लेन के इंजन नहीं मिल रहे थे। इंजन देने में उन्होंने देरी की, उसकी वजह से इनके जो फाइटर जेट प्लेन है वो बनाने में देरी हो गई। और अब डिलीवरी का टाइम आ गया क्योंकि इनको 2 इंजन मिले, इन्होंने 2 फाइटर जेट फटाफट से तैयार कर दिए। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को कि एचएएल अब फटाफट से अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन की तरफ आ रहा है? क्योंकि ये बड़े वैल्यू के ऑर्डर होते हैं, और जितना जल्दी ऑर्डर पूरा करेंगे इंडियन एयर फोर्स तो उनको और बड़े ऑर्डर देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन उनकी शिकायत यही थी कि आप ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो अब एचएएल अगर ऑर्डर पूरा करेगा तो शेयर की रीरेटिंग होगी या ऐसे ही चलता रहेगा? जस्ट मैंने दो मिनट पहले जो बताया था कि जैसे कि एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब डिफेंस कंपनियों में यही एक कंसर्न है। दो अगर डिलीवरी दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग मूव। अभी भी मुझे लगता है कि 90 ऑड प्लस का एक ऑर्डर बुक है उनके पास तेजस के लिए। अगर ये 2 आ चुके हैं तो स्लोली क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ उनके साथ वो जैसे जैसे इंजन मिले वैसे डिलीवरी करेंगे। सो इफ इट इज डिलीवरिंग राइट टाइम राइट वैल्यू पे, मुझे लगता है कि नए ऑर्डर्स तो मिलेंगे ही, बट ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। अगेन एग्जीक्यूशन पे बहुत क्वेश्चंस रहेंगे। वैल्यूएशन वाइज मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ 4200 4400 के आसपास। आई थिंक इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक, नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक। किसी को भी अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से लेना है तो मुझे लगता है कि 4800 और 5000 के आसपास भी लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 6000 के आसपास भी लग रहा है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में जो गिरावट आई है, और ये गिरावट क्यों आई, अभी आप अगर जो भी लोग आईटी इंडेक्स को देख रहे होंगे, एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं, उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो,
सारे जितने भी लीडिंग आईटी काउंटर्स हैं उनका चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी 50 अचानक से 10 बजे आप देखो 24,800 के आसपास चल रहा था, एकदम से डिप लिया इसने, 14,650 के भी नीचे पहुंच गया था। हालांकि अब थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। सेम केस निफ्टी आईटी का है। आप देखेंगे निफ्टी आईटी 700 पॉइंट एक झटके में गिरा था, और देखिए 34,800, अभी भी ये 337 पॉइंट गिरा हुआ है। अच्छा खासा ये 35,300 के आसपास चल रहा था और एकदम से गिरा। खबर क्या आई है? अब खबर देखिए, ये ब्रेकिंग खबर है इस समय। भारतीय आईटी कंपनियों पर भी टैरिफ लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से 1 मिनट में आईटी शेयरों को बहुत तेजी से पनिश किया गया और मार्केट में तेज गिरावट आई। और अगर हम देखें तो अभी तक आईटी कंपनियों को टच नहीं किया गया था। अभी तक हमारे केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को ही टच किया गया था, जिन पर कि करीब जो हमारा 87 बिलियन डॉलर का जो व्यापार होता है अमेरिका से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, उन पर टैरिफ लगा था। आईटी कंपनियां उनसे अलग थी। फार्मा कंपनियां उस पूरे जो 87 बिलियन डॉलर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उसमें 10 बिलियन डॉलर का जो हिस्सा रहता है वो फार्मा एक्सपोर्ट का रहता है, उनको भी अलग रखा गया था। मोबाइल और जो डेटा एसेसरीज वगैरह है उनको भी इससे अलग रखा गया था। तो ये कुछ एक कैटेगरी थी जो कि अभी तक टैरिफ के प्रीव्यू में नहीं आ रही थी। अब आईटी शेयरों पर ये खबर आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में एक तेज ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है। लेकिन इस खबर को थोड़ा सा जांचना होगा, क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी भी उतनी ही शार्प आ रही है। लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट में खबर पुख्ता हो गई तो ये आईटी कंपनियों के लिए बड़ा सेटबैक होगा, और अगर ये नहीं हुई तो शायद ये रिकवरी का भी एक कारण बन जाए। प्रशांत सर, अभी तक जिस चीज़ का डर था वो खबर अभी तक तो नहीं आई थी, लेकिन अब आनी शुरू हो गई है। कैसे ट्रेड करें अब आईटी कंपनीज को? सर, आप देख रहे हो कि जब भी हम लोग फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आते हैं, ट्रम्प साहब का कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई सेक्टर से कोई ना कोई अपडेट आ जाता है। तो आज आज का जो अपडेट था वो आपने सही बताया कि आईटी कंपनीज के ऊपर शायद एक टैरिफ का प्रेशर आ सकता है। तो वही रीजन है, बट आई थिंक अभी तक कोई कंफर्म न्यूज या उनके कोई ऐसे कोई ट्वीट्स या उनके कोई ऐसे वीडियोस आए नहीं है। सो मार्केट्स उसको कभी भी फ्राइडे के दिन अगर ट्रम्प के नाम पे कुछ भी रूमर्स आते हैं तो वो ड्रास्टिक रिएक्शंस आते हैं। जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, मुझे लगता है कि ये शायद सोशल मीडिया अपडेट ही रहेगा, बट अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। बट अगेन कंसर्न है, वीकेंड है, तो मंडे तक ये शेयर थोड़ा सा अंडर प्रेशर ही रहेगा। बट अगेन 35,600 अगर ये लेवल के ऊपर अगर आईटी इंडेक्स आ जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो रूमर है वो क्लियर हो जाएगा, फेक हो जाएगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी एज ए सेक्टर, जो 17 सितंबर को जो फेड का मीटिंग होने वाला है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट कट होने के जो पॉसिबिलिटीज को हाई बना के रखा हुआ है, वो उसके अगर विजन से अगर कोई ट्रेड करना है तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये खबर और इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है सभी आईटी कंपनीज पर। और देखिए ये खबर इस समय मार्केट में है कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट ट्रंप में इम्पोज टैरिफ ऑन मेजर इंडियन आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल। मेजर आईटी कंपनीज पर लगेगा या मिड कैप आईटी पर भी लगेगा, ये अभी तक खबर पुख्ता नहीं है। प्रशांत सर, ये केवल इंडिकेटिव है। अब एक तो देखिए खबर है कि खबर को वैसे भी पहले पुख्ता होना जरूरी होता है, और खबर में भी केवल ये बात लिखी गई है कि मेजर इंडियन आईटी कंपनीज, दैट मीन्स कि मिड कैप आईटी कंपनियों को टच नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ आपके पास है खबर? ऐसे कुछ नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा, जिस सेम हेडलाइन मैंने भी पढ़ा था अभी 15 मिनट पहले, कि आईटी सेक्टर पे ट्रम्प साहब का कुछ बयान आ सकता है टैरिफ के ऊपर। तो बस यही था। बाकी इंडियन मार्केट्स ने उसको थोड़ा सा डीपन करके उसको हेडलाइंस को थोड़ा सा एलॉबरेट करके रख दिया कि बिकॉज ऑब्वियसली आईटी कंपनी में जो टॉप 5 मेजर कंपनीज है, उनके जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, शायद 30 to 50% के आसपास है, तो उनको तो इम्पैक्ट होगा ही। बट ट्रम्प कैन नॉट से कि मैं टीसीएस पे डालूंगा, एम्फेसिस पे नहीं डालूंगा या टेक महिंद्रा पे नहीं डालूंगा। तो ऐसे कुछ डायलॉग्स तो हो नहीं पाएंगे। इट विल बी ऑन द आईटी इंडस्ट्री ओनली। ठीक है सर, डन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। देखिए इस समय मार्केट इसीलिए उभर ही नहीं पा रहा सर, यही प्रॉब्लम है मार्केट की कि मार्केट जैसे ही उभरने की कोशिश करता है, कोई ऐसी खबर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते से आती है जो कि इंडियन मार्केट को चलने ही नहीं देती है। कितना ही हम कोशिश कर लें, कितनी हम पॉजिटिव खबर डाल लें, वो वहाँ से एक नेगेटिव रॉकेट छोड़ देते हैं हमारे मार्केट पर। इस समय आईटी इंडेक्स 400 पॉइंट नीचे है
और सेंसेक्स 230 पॉइंट और निफ्टी में करीब 60 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बाकी ओवरऑल मार्केट ठीक है। प्रशांत सर, अगर इंडियन आईटी कंपनीज पर गलती से टैरिफ लगा दिया, ये कितना बड़ा सेटबैक होगा ना सिर्फ इंडियन आईटी के लिए, मैं बात करूंगा इसको थोड़ा सा जो स्पाइरल इम्पैक्ट होता है फॉर एग्जांपल इंडियन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, क्योंकि बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ पर ज़्यादातर ये आईटी के हब्स माने जाते हैं। इनफैक्ट अब दिल्ली एनसीआर में भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं, लाइक नोएडा में भी है थोड़ा बहुत आईटी का काफ़ी हद तक, और गुड़गांव में भी है। सर, अगर ऐसा कुछ सेटबैक लगा तो इंडियन आईटी से क्या कुछ सोचते हैं आपकी रिट्रेंचमेंट, और फिर उसके बाद रियल एस्टेट, जो लोग घरों पर ईएमआई लेकर बैठे इतने महंगे महंगे घरों में, क्या कुछ होगा उसका? सर देखो, ये एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो बड़ा होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर 25% या 50% अगर कुछ, अगर इस तरीके से बातें होती हैं तो एक मेजर सेटबैक होगा। बिकॉज आईटी, इंडियन आईटी कंपनीज के लिए 40-50% या 60% कुछ कंपनियों में दे आर एक्सपोज टू यूएस मार्केट। तो एक बिजनेस मॉडल के लिए बड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, और ऑब्वियसली उसका जो रिप्लिकेटिंग इफेक्ट आता है इन रेस्पेक्ट टू रियल एस्टेट, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, सम सॉर्ट ऑफ मुंबई ऑल्सो, सो वहां पे भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ही। बट अगेन मुझे लगता है कि ये 3 to 6 मंथ्स के एक शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से रहेगा। बिकॉज जो भी इम्पैक्ट रहेंगे वो शायद आईटी कंपनीज उसको इमीडिएटली पास ऑन करने के लिए, या उसको कैसे अपने बिजनेस मॉडल में मर्ज करके, बिकॉज डिपेंडेंसी तो है ही है। मतलब दे कैन नॉट, जैसे अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो जहाँ पे टैरिफ लगा हुआ है, दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट कंट्रीज फॉर देयर बिजनेस एक्सपेंशन। आईटी कंपनीज को वो शायद लिमिटेशन है, बिकॉज 60-70% कोई कोई कंपनियों में एक्सपोजर टू यूएस रहेगा। तो इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, बट यस, आई थिंक इट्स ए वेरी शॉर्ट टर्म लीड। सर, अभी तक भारत सरकार ने जो बदला नहीं लिया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ वैरिफ नहीं लगाया, उसके पीछे केवल एक ही वजह मानी जा रही थी कि उन्होंने इंडियन आईटी कंपनीज को या फार्मास्यूटिकल को टच नहीं किया, क्योंकि ये हमारे मेजर एक्सपोर्ट का पार्ट रहते हैं। अगर ये हुआ तो ये ट्रेड वॉर फिर इंडिया की साइड से भी शुरू ही हो जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया के पास तो कुछ रहेगा नहीं ना। आई डोंट थिंक इंडिया, जैसे जिस तरीके से चाइना ने इमीडिएट रिएक्शन करता था, 25 के बदले 50, 50 का 75, ऐसे कोई रिएक्शन इंडिया करेगा नहीं। इंडिया वांट टू गो ऑन वेरी स्ट्रेटेजिक वे। जिस तरीके से रिलेशंस चाइना की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से डील जापान के साथ किया हुआ है, तो आई थिंक ये एक स्ट्रेटेजी, और रशिया के साथ क्लोजनेस बढ़ रहा है, तो ही विल ट्राई टू गेट सम काइंड ऑफ कुशनिंग इफेक्ट्स फॉर अगेंस्ट दिस टैरिफ वॉर। बट अग्रेसिव मोमेंटम फॉर काउंटर टैरिफ वॉर इंडिया शायद नहीं करेगा। ठीक है सर, तो ये कुछ इस समय जो खबर है इंडियन आईटी की, आज देखिए उसी की वजह से सारा कुछ मार्केट में अचानक से अच्छे खासे 10 बजे मार्केट ठीक चल रहा था, अचानक से, या तो फ्राइडे जिटर्स कह लीजिए कि फ्राइडे एक होता है, कुछ ना कुछ किसी के दिमाग में आया, सर खबर बना दी। ये भी आजकल बहुत चल रहा है अमेरिकन ऑफिशियल्स में भी सर। लास्ट 3-4 महीने से फ्राइडे इम्पैक्ट ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है, और मंडे इमीडिएटली रिकवर भी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। इनको एक्चुअल इनसाइडर ट्रेडिंग तो इन लोगों की पकड़नी चाहिए सर। ये जो खबरें उड़ाते हैं, ये आप देखिए सर, अमेरिका में कितने सारे ऑफिशियल्स हैं जो फेड की नीति के बारे में कुछ भी बोल देते हैं उल्टा उल्टा, और फिर वो फेड के ऑफिशियल्स ही होते हैं, कहीं इधर उधर जाकर बोल देते हैं। कोई बोलता है रेट कट होगा, उस दिन मार्केट वहाँ की ऊपर आ जाती है, फिर दूसरा वाला अगले दिन बोलता है नहीं रेट कट तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, मार्केट नीचे आ जाती है। यही सब चलता रहता है सर, अमेरिका में भी चलता रहता है अब तो ऐसी तरह से काफ़ी कुछ। अब तो ग्लोबल फ्रंट से इसी तरह की खबरें आने लगी हैं, कुछ ना कुछ खराब। एनीवेज सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है इस समय भारत यूरोप का एफटीए, जो कि अब जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हुई हैं, और 8 सितंबर से बातचीत शुरू होने जा रही है। भारत के कुल एक्सपोर्ट में यूरोप का करीब 17% हिस्सा रहता है, और भारत के कुल इंपोर्ट में यूरोप का करीब 9% हिस्सा रहता है। सर, अगर यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो जो कंपनियां हमारी यूरोप में एक्सपोजर अच्छा खासा रखती हैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, अपोलो टायर्स, मैस्टेक, इन सभी कंपनियों पर कोई इम्पैक्ट, और उसके अलावा क्या कुछ इम्पैक्ट ओवरऑल आप किस इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं?
आई थिंक टेक्सटाइल, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स, ये सेक्टर्स रहेंगे थोड़ा सा मतलब बेनिफिट होने के लिए। आई थिंक जो इंडिया यूरोप एफटीए के ऊपर ऑलरेडी एक राउंड ऑफ डिस्कशन शायद गवर्नमेंट का हो चुका है, और वो इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर देख चुके हैं। बट अगेन, जिस तरीके से टाटा मोटर्स आपने बताया कि टाटा मोटर्स का तो एक्सपोजर मतलब ऑलमोस्ट टॉप 5 कॉन्टिनेंट्स में है, मतलब ऑलमोस्ट ये चाइना में भी है, यूरोप में है, यूके, यूएस, ये सब जगह में। तो टाटा मोटर्स थोड़ा सा अंडर प्रेशर ही रहेगा जब तक ये टैरिफ वॉर सब चीजें पूरा क्लियर होती नहीं है, तो दैट इज मेजर कंसर्न। बट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, कुछ फार्मा कंपनीज भी हैं, लेदर एंड टेक्सटाइल कैन बी लिटिल बिट ऑफ नो हाई एक्सपोजर टुवर्ड यूरोपियन मार्केट्स। और टूरिज्म भी, शायद मुझे लगता है कि टूरिज्म इज आल्सो ए हाई एक्सपोजर फ्रॉम इंडियन मार्केट्स टू यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है सर, गिरा आईटी लेकिन बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में आ गई 223 पॉइंट, कोई खास वजह? नहीं, बैंकिंग में तो सर मुझे कंसर्न लग ही रहा है, जिस तरीके से निम मार्जिन्स पे अभी भी मार्केट्स में बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले जो सेकेंड क्वार्टर है वहां पे भी निम मार्जिन्स पे बहुत सारा प्रेशर आ सकता है। अभी तक वो जो क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, जिस तरीके से लिक्विडिटी पुश मिला है लास्ट 3 4 5 महीनों में, जब आरबीआई मीटिंग में जो लिक्विडिटी पुश की है, बट वो अभी भी इम्पैक्ट बोलते बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ में आया नहीं है। तो आई थिंक Q2 के अर्निंग्स के ऊपर मुझे लगता है कि बैंकिंग एज ए सेक्टर इज अंडर प्रेशर स्टिल। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार आपके दर्शकों को। लास्ट में फूफा जी नाराज हो ही गए आईटी कंपनियों से। अभी नाराज हुए नहीं है अंशुल जी, बस अभी खबर आई है उनके आसपास के आज जो उतने में तो यहाँ दस्त लग गए आईटी कंपनियों को। बिल्कुल वही बात हम मैं और प्रशांत जी कर रहे थे कि आईटी कंपनियों का देखिए अभी तक वही एक सेक्टर था जो कि थोड़ा सा बेचारा मार्केट को सपोर्ट दे देता था। शायद उनको ये बात पसंद नहीं आई डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने जो पैकेज दिया, हमने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कि जीएसटी दिया और दुनिया जहाँ के हमने प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको लगा कि चलो मैं एक झटका यहाँ से दे देता हूँ अमेरिका से। तो ठीक है, आपका क्या व्यू है अंशुल जी, आईटी शेयरों में कोई सपोर्ट वगैरह? आईटी इंडेक्स का भी टारगेट नीचे सर 33,742 है, जो टेस्ट नहीं हुआ है तो 1,000 पॉइंट की और डाउन मूव बचती है। बाकी फूफा जी की नाराजगी हट जाए तो फटाफट ये स्टॉक वापस ऊपर चल भी जाएंगे, क्योंकि काफी गिर चुके हैं 30%, 20-30%। और ऑल टाइम हाई से 25% नीचे गिर जाए कोई भी लार्ज कैप तो वैसे भी बाइंग जोन में आ जाता है। वैसे प्रशांत भाई के जाने का टाइम हो गया है, तो 1 मिनट पहले आपको बता दूं, पता नहीं इनने बताया कि नहीं बताया, अपने घर की फोटो भेजी कि नहीं भेजी, बट इनके घर की जो सीलिंग बनी हुई है, अगर आप उस सीलिंग को देख लेंगे, इतना गजब की खूबसूरत सीलिंग बनाई है। और दूसरा बेहतरीन पार्ट इनका बना है मंदिर। ये अच्छा। दो चीज इनके घर, मेरे पास तो लिमिटेड फोटो आई थी, मैं रिक्वेस्ट भी किया था कि पूरा वीडियो टूर दिया जाए घर का, तो बोले बम्बई आ रहे हो, घर आके खाना खाओगे तो ही दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। मेरे को देखने मिली एक सीलिंग, उसकी लाइटिंग और एक मंदिर, दोनों बेहतरीन खूबसूरत। और बड़ी बात यह कि कोई इंटीरियर डिजाइनर ने वो चीज नहीं की है, आपने खुद मेहनत करके की है। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और मैंने ये बोला भी था कि अब जब घर लूंगा तो इंटीरियर डिजाइनिंग आप ही मेरे लिए करके देंगे, मैं कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं रखने वाला हूँ। प्रशांत जी, दूसरा ऑर्डर भी मिल गया आपको। देखिए, एक अंशुल जी का और एक मेरी साइड से भी, मतलब मैं अंशुल जी की बात को मान रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, फ़ोटो तो खैर मैंने नहीं देखी है, क्योंकि आपसे मकान जो आपने घर बनाया उसमें जो आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है वो तो मुझे नहीं दिखी है। लेकिन हाँ, अंशुल जी ने तारीफ़ कर दी, बस ठीक है। तो सर, अगला ऑर्डर और तैयार हो गया, 2 ऑर्डर हैं अब आपके पास। सर वो तारीफ मैंने तारीफ नहीं की है, प्रशांत भाई ने जो मतलब किया है। जो भी आदमी उन तस्वीरों को देखेगा वो आदमी पहले तो ये मानेगा ही नहीं कि ये मतलब किसी एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर ने नहीं किया है, ये मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस लेवल की जो फिनिशिंग और जो मतलब मेरे तो दिमाग में इतनी चीजें नहीं आती। मेरे घर में तो जितनी चीजें आती है रुचि लाती है, क्योंकि हम तो उसको जंगल बना के रख देंगे। शादी के पहले अगर मेरा सिंगल रूम देख लेते यार, वो जंगल से कम नहीं था, वहां टीरेक्स घूमते रहते थे। तो जिस खूबसूरती से बना है, तबीयत खुश हो गई मेरी। चलिए, बहुत बढ़िया थैंक यू, थैंक प्रशांत यू। जी, आपका हिडन टैलेंट लोगों के सामने आया, और अच्छी बात है।
सर थोड़ा मतलब उसका हम मुजाहरा करना चाहेंगे और उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि आप में एक हिडन टैलेंट है। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं ना, वो ओवरऑल हर चीज़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो हर पैरामीटर से, जैसे वो शेयर को चुनते हैं ना कि इसका रिस्क भी ये है, इसका रिटर्न भी ये है, इसी तरह से हर चीज़ में स्टॉक मार्केट के लोग जब दिमाग लगाते हैं जिस चीज़ में, उसमें डीप में पहुंच जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है प्रशांत जी। एस्ट्रोलॉजर भी उसका बहुत हैं एग्जाम्पल हमारे 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 फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत चलती है स्टॉक मार्केट वालों की। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब जब मेरा बच्चा हुआ था तो जो घर पे जो दवाइयाँ आती थी, तो हाँ एल्केम की दवाइयाँ बहुत आती थी। तो उस हाँ डे पे एल्केम का भाव ऑलमोस्ट 1200 या 1000 के आसपास चल रहा था। मैंने बोला अगर दवाई ले रहा हूँ तो शेयर भी लेना चाहिए और शेयर दिलाना भी चाहिए। तो मतलब वहां पे मेरा छोटा सा रिसर्च चालू हुआ। आज वो मल्टीबैगर के हिसाब से एल्केम लेबोरेटरीज खड़ा हुआ है। देखिए, सेम मेरा ये अबाउट में देखिए। था सर, जब निष्ठू के लिए पीडियाश्योर खरीदना रुचि ने चालू किया और मैं विरोध कर रहा था कि इसमें एडेड शुगर है, 100 ग्राम में 50 ग्राम लगभग एडेड शुगर है, 45 या 55 ग्राम एडेड शुगर है। प्रोटीन और मिनरल विटामिन केवल 45 ग्राम है, बाकी मतलब आधी तो शक्कर भरी हुई है। लेकिन वो हम्म नहीं माने। हम्म भाभी देती हैं उनके बच्चों की, देखो हेल्थ हाइट बहुत अच्छी है, मैं भी यही दूंगी, तुम अपना शुगर का ज्ञान अपने पास रखो। तो जो ब्रांड कमिटमेंट अगर किसी महिला का हो गया किसी ब्रांड के प्रति, आप मान लो वो नहीं बदलेगा, वो कंपनी के सेल्स मल्टी बैगर होना ही होना है। मैंने ये एकदम सामने सामने अबाउट में देखा है। चलिए ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो देखिए, प्रशांत जी ने एक हिडन टैलेंट और दिखाया। और देखिए, यानी कि प्रशांत जी दवाई लेते हैं तो देखते हैं, बाहर घूमने जाते होंगे तो ऑफ कोर्स ये तो फिर 10 चीज़ें देखते होंगे, उस समय तो वैसे ही फ्री माइंड हो जाता है आदमी का। बढ़िया बात है प्रशांत सर, मिलूंगा आपसे मुंबई में तो बिल्कुल आपके घर का इंटीरियर इस और वो सारी चीज़ें देखनी होंगी सर। both both are welcome to my home। और हैप्पी टीचर्स डे फॉर एवरीवन। मार्केट्स में सब लोगों ने कुछ सिखाया है, तो हम तो रोज सीखते हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू सो अरे मच प्रशांत सर। प्रशांत भाई मॉडेस्ट हो रहे हैं सर, प्रशांत भाई बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं। इनका एक फेवरेट कोट है जो इनकी डेस्क पे सामने चिपका हुआ है। कभी आप जाएंगे इनके ऑफिस पे तो एक डेस्क पे एक फोटो सामने चिपकी हुई है जिसमें बीएससी का बुल है, प्रशांत भाई हाथ जोड़े खड़े हैं और वहां पे लिखा हुआ है एवरी ट्रेड इज ए लेसन, यू आइदर अर्न फ्रॉम इट और लर्न फ्रॉम इट। ये इनकी डेस्क पे सामने चिपका हुआ है, दिखाते नहीं है कभी किसी को। मैं तो ऑफिस पहुंच गया था तो सामने एकदम से धप्पा मारा था कि लो मैं आ गया, तो मेरे को ये चीजें देखने मिल गई। आप डप्पा मारने के तो ये एक्सपर्ट हो चीजें ही बता गए। नहीं रहे हैं। अभी इन्होंने परसों तरसों ही अचानक से मैं तो स्टूडियो में बैठा था, मुझे पता भी नहीं, इन्होंने बताया तक नहीं, पहली रात को मैसेज हो रहे हैं और ये बता नहीं रहे कि मुझे दिल्ली में बैठे हैं। और अगले दिन मैं शो कर रहा हूँ, अचानक से मेरे स्टूडियो का गेट खुलता है और अंशुल जी सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये डप्पा मारने के एक्सपर्ट तो हो चुके हैं सर। लेकिन ये एक तो चीज़ है, बचपन की आदत है। और दर्शकों की एक शिकायत है कि अंशुल जी बनारस में ही खुश रहते हैं, नोएडा आकर खुश नहीं होते हैं। नोएडा थोड़ा सा सेक्टर बदल जाए तो खुश हो जाते हैं सर। ठीक है, सेक्टर बदलवा देंगे आपका, लेकिन आपका बस सेक्टर नक्शा ना 125 बदल मुझे जाए। पसंद नहीं है। ठीक ठीक ठीक, बस नक्शा मत बदलवा लेना। चलिए प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब अंशुल जी ये बताएं, देखिए फ्राइडे का दिन और थोड़ा सा ये खराबी गुजरता है पिछले कई हफ्तों से, तो आज कोई निफ्टी के अहम सपोर्ट रेजिस्टेंस या बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, इन सभी में? सर निफ्टी में तो कल भी हमने सुबह डिस्कस किया था कि ओपन आई के साथ खुला है और एंगुलर वीवैप पे फोर्थ टेस्ट है, तो हम्म इमीडिएटली तो तेजी नहीं आएगी। यहाँ से एक सेलिंग आएगी, 4-5 दिन की कंसोलिडेशन रहेगी, 5 से 8 दिन की, उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी आएगी। अब आज फूफा जी ने नया बम फोड़ा है, अगर ये एक्स्ट्राप्लेट नहीं होता है, ये खाली ऐसी हवा हवाई जो धमकी जिसको हम कहते हैं गीदड़ बम की, अगर यही निकला तो फिर जो व्यू है 5 से 8 दिन कंसोलिडेशन उसके बाद तेजी, वो बना रहेगा। और अगर इस 5 से 8 दिन की कंसोलिडेशन में मेटल और ऑटो संभाले रहे और आईटी ने अपना 1000 पॉइंट का जो करेक्शन बचा आईटी इंडेक्स का वो कंप्लीट कर लिया, तो फिर आईटी जो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है वो व्यू बना रहेगा और मेटल और ऑटो ऊपर खींचेंगे। और अगर उसमें थोड़ा सा रिलायंस और जुड़ गया तो निफ्टी आराम से 25,246 तक निकल जाएगी। और बैंक निफ्टी इस समय विलन बनी हुई है,
इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले 3 हफ्ते से कि इंडिविजुअल बैंकिंग काउंटर पिक करने की जगह आप बैंक 20 ट्रेड कीजिए, हर 3-4 रुपए नीचे अपने कैपिटल को 8-10 पॉइंट पार्ट में डिवाइड करके हर 3-4 रुपए नीचे लेते जाइए, क्योंकि 3-3 रुपए नीचे भी लिया और 10 पोजीशन भी आपके पास आई तो समझ लिए 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर चुकी रहेगी। और 3000 पॉइंट गिरने के बाद बैंक निफ्टी में आता क्या है, एकदम ऑब्वियस है कि कम से कम 1500 पॉइंट का तो बाउंस बैक आता ही है, तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। बैंकिंग में इंडिविजुअल काउंटर नहीं ढूंढना है, बैंक बीज ईटीएफ के द्वारा प्ले करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन रिस्की होती है क्योंकि प्रीमियम तेजी से गलता है, तो बैंक बीज ईटीएफ के द्वारा प्ले कीजिए। और निफ्टी को भले आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में टाइमिंग सही करते हुए फ्यूचर ऑप्शन प्ले कर लेंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां मोमेंटम बना है। तो ऑटो तेज है, आईटी अपना करेक्शन 1000 पॉइंट का बचा है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि निफ्टी में उसका बड़ा कोई डेंट रहेगा, क्योंकि मेटल और ऑटो संभाल लेंगे। तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में पिछले 3 महीने में जो 2.5 महीने में जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट डन है। यहां से चॉपीनेस रहेगी, तो अगर बहुत क्लीन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं आपके तो आप उनमें ट्रेड कीजिए, नहीं तो मीडियोकर स्टॉक्स को अवॉइड करते चलिए। दूसरा 1 मिनट अपडेट और दे दूं सर, पुराना ये डेफ किंग बताया था 380 में 400 हो गया, हम प्रॉफिट बुक करा दिए हैं। सुबह आरटीएन इंडिया दिया था, वो इंट्राडे में 4.5% चल गया है। न्यू लाइन लेबोरेटरी पिछला 13,500 कुछ पे अपन ने डिस्कस किया था कि ये 14,315 और 15,260 जाएगा, तो आज 15,078 का हाई बन गया है। अब 15,000 के शेयर में 100-150 रुपए बचा है, तो वो छोड़ दे रहा हूं मैं, टारगेट डन मान रहा हूँ। स्किपर दिया था, एक्यूटास दिया था, शर्मा दिया था, इनके भी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो अगर जिसने ये सब लिया है प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने की कोशिश करें हम।